हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद और आशा करता हूँ आप सब कुशल पूर्वक कुशल मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि आप बेटा अपकमिंग ऑफिसर हो, जवान हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का, फिजिकली मेंटली हर तरह से। और बच्चे, मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से, और ये जो फिजिक्स के लेक्चर है डीपीपी नंबर 4 जो 4 जून का था, जो रह गया था, आज उसे मैं डाल रहा हूँ। और ये जो फिजिक्स के लेक्चर हैं ये उन बच्चों के लिए हैं जिनमें एनडीए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, उसके बाद नेवी, डबलएसआर, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे वाले बच्चे ध्यान सुन लेना, एनटीपीसी वाले बच्चे ये ना सोचें कि ये एयरफोर्स डिफेंस का ये स्पेशल क्लियर है, क्योंकि फिजिक्स में टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीट के भी क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे, ठीक है जी। तो ध्यान देना अच्छे से। और इस डीपीपी नंबर 4 को हम शुरुआत करते हैं जो रह गई थी। और इस डीपीपी 4 को देखिए क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो डीपीपी नंबर, अच्छा बेटा आज क्या है, आज है 11 जून से लेकर के 14 तारीख, आज 14 जून। 11 डीपीपी नंबर 11 to 15 में ग्राफ को डिवाइड किया गया है। सुन लेना ध्यान से, कोई भी ग्राफ जीवन में कुछ भी आ जाए, पूरी फिजिक्स में कहीं ग्राफ दिख जाए, और भाई साहब बहुत जगह ग्राफ आता है, बच्चा ग्राफ देखते ही हाथ खड़े कर देता है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ ग्राफ कभी आएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा। ग्राफ डीपीपी नंबर 11 से 15 तक में ग्राफ का जिक्र कर रखा है, और 11, 12 और 13 इनमें तो है ग्राफ का बेसिक, जो समझेगा वही 14-15 में ग्राफ के हैं क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन, जिसे न्यूमेरिकल के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हो? 11, 12, 13 में ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, और 14 और 15 में उसके क्वेश्चंस होंगे, और वो डीपीपी आपको बहुत जल्दी मिलेंगे और एक साथ मिलेंगी लगातार। चलिए इस डीपीपी को कंप्लीट करते हैं, इसमें देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। कहता है व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ सीवी रमन। अरे सीवी रमन, पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर। सीवी रमन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया, क्लियर है। उन्होंने सीवी रमन ने कौन सा डिस्कवर किया था, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबराना नहीं है बेटा, सब कन्वर्ट करूँगा यहाँ, ठीक है। सुनना है, ऐसा नहीं है कि तुम सुनो ही ना इंग्लिश को, बहुत बेहतर रहोगे। एक दिन इंग्लिश आपको काम आएगी, आपको लगेगा कि इंग्लिश में करना बेहतर था, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी माना जाता है राइट वो इंग्लिश का ही होता है, हिंदी का नहीं। कहता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, या फिर स्ट्रीम इंजन, भाप का इंजन इन्होंने बनाया था, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें, या रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक जो होती हैं उन तरंगों का परावर्तन। बताइए ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 सीवी रमन ने किसको डिस्कवर किया था? क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर, लगाने वालों ने लगा दिया, लेकिन अब बारी है हमारी। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। याद रखना, सीवी रमन इंडियन साइंटिस्ट थे, और ये वो साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। बेटाओ एक बात याद रखना, स्कैटरिंग हमेशा वहाँ होती है जहाँ कभी कलर का कॉन्सेप्ट हो। पूरी फिजिक्स में 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो एक बार नहीं 6-6 बार घुमा घुमा के पूछ रखे हैं, पीसीएस में, आईएएस में, स्टेट लेवल पे। वो सुनो कौन कौन से। सबसे पहले कलर का कॉन्सेप्ट, स्कैटरिंग हमेशा कहाँ होगा? जहाँ कलर का कॉन्सेप्ट होगा। देखो आसमान का रंग नीला नजर आता है, स्काई ब्लू, किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, आप कभी देखते हो तो समुद्र का जो पानी होता है वो ब्लू नज़र आता है, नीला नज़र आता है, किसकी वजह से? स्कैटरिंग की वजह से। सनसेट और सनराइज, जब सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है तो सूर्य लाल दिखाई देता है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त लाल दिखाई देता, किसकी वजह से? स्कैटरिंग की वजह से। लेकिन अगर वो पूछे 2 मिनट पहले निकल गया, 2 मिनट बाद तक छिप रहा है, तो यहाँ
वो क्या हो रहा है, उसकी स्थिति बदल रही है ना, तो ये तो होगा रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल। बताया था जो बच्चे डीपीपी में कंटिन्यू उन्हें ये बात सब समझ आ रही होगी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ रहे हो, समझ लेना। सीवी रमन नाम का आदमी था, वो समुद्र के किनारे खड़ा था और सोच रहा था ओहो बेटा ये ब्लू कलर है आसमान का और ब्लू कलर है समुद्र का, कलर का कॉन्सेप्ट दिया। चलिए अगला कहता है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एस चंद्रशेखर टू फिजिक्स। फिजिक्स में चंद्रशेखर जो थे, एस चंद्रशेखर, उनका क्या योगदान था। सबसे पहला कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में उन्होंने बताया। दूसरा न्यूक्लियर मॉडल, जो नाभिकीय मॉडल होते हैं एटम अणु के बारे में, उसके बारे में बताया। या लेज़र लाइट के बारे में बताया। या स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार, कि कैसी स्ट्रक्चर होती है और किस प्रकार से बनते हैं तारे, उनके बारे में बताया। देखते हैं कौन बच्चा इसका सही आंसर बताता है। हाँ जी बताइए। बस दुखद ये है कि हम आपके साथ लाइव नहीं हैं। चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शन 1 कॉस्मिक रे, न्यूक्लियर मॉडल, एटम, लेज़र, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप घर बैठे रहना। 13 क्वेश्चन है टोटल, 13 में से देखना आप कितने के सही आंसर लाते हो। अरे तुक्का ही लगा के देखना, लेकिन देखना इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बताने जा रहे हैं और हम हैं इस गेम के अमिताभ बच्चन। करेक्ट आंसर है 4, स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार के बारे में एस चंद्रशेखर ने बताया। बेटा अगर याद हो ना तो मैं मेरी पहली वीडियो, सबसे पहली वीडियो थी, उसमें मैंने जिक्र कर रखा था, जहाँ बताते हैं मेजरमेंट के बारे में। तो एक चंद्रशेखर यूनिट होती है जो बहुत स्टार मेजरमेंट करने का काम आती है। शेखर यूनिट, शेखर के नाम से जानते हैं उसे। तो चंद्रशेखर यूनिट किससे रिलेटेड है? स्टार से रिलेटेड है। जिंदगी में याद रखोगे। हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। ओहो कितना आसान क्वेश्चन। क्या आइंस्टाइन, जेसी बॉस, जे थॉमसन या नील्स बोर? ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। नील्स बोर भी नहीं, करेक्ट आंसर है जे थॉमसन। याद रखना। ईंट पर नाच। किस पे नाच बेटा, किस पे नाचोगे? ईंट पर। मैं बोल रहा हूँ ईंट पर नाच। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन और टी मतलब थॉमसन। ठीक है। पे मतलब प्रोटॉन और आर मतलब रदरफोर्ड। बताओ इलेक्ट्रॉन खोज किसने करी? थॉमसन ने। पे मतलब प्रोटॉन, आर मतलब किसने? रदरफोर्ड। एन मतलब न्यूट्रॉन और चे मतलब क्या है? चैडविक। कौन? चैडविक। बात समझ आ गई? चैडविक ने खोज करी थी किसकी? न्यूट्रॉन की। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 4, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। ओह कैसी बात कर रहे हो गुरुजी आप, ऐसा हो नहीं सकता कि हम इसे बताना पाएँ। और हम सुन लो, हम होने नहीं देंगे ऐसा कि तुम बता ना पाओ। करेक्ट आंसर है चैडविक। ये बात तुमने कब पढ़ी थी? बचपन में। कब पढ़ी थी? बचपन में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने पेश किया जाता है। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन। भाप इंजन जो होता है उसका क्या कार्य है? बेसिक सिद्धांत क्या है? डिजिटल लॉजिक, सुपर कंडक्टिविटी, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक या न्यूक्लियर फिजन। अरे भैया स्टीम इंजन, भाप इंजन किससे चलता है? लॉजिक गेट से चलता है, सुपर कंडक्टिविटी से चलता है। किस पे बेस्ड सिद्धांत उसका? थर्मोडायनेमिक पर या न्यूक्लियर फिजन पर? बताइए, आपको जवाब देना है जल्दी से जल्दी और कंप्यूटर माथ से आप जवाब दीजिए। हम देने जा रहे हैं, सुन लो ध्यान से। इसका करेक्ट आंसर उन्हीं का है जिन बच्चों ने बोला है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक्स में याद आ रहा है तो वर्किंग सब्सटेंस, सोर्स और एक होता है तुम्हारा सिंक। इन 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। ये स्टीम इंजन, भाप इंजन तभी बना था पहले। क्लियर है जी? अगला फोटो सेल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, इन्हें हल्के मत ले जाना। ठीक है जी। फोटो सेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बताओ जो फोटो सेल होता है बेटा, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। सेल आप जानते हो। फोटो सेल किस पर आधारित होता है? किस पर आधारित होता है? ओहो रमन इफेक्ट ना सर, सीवी रमन है। रमन कैसे बात बन जाएगी सर? रमन तो आपने स्कैटरिंग बताया। कॉम्पैक्ट इफेक्ट, सीडबैक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए। और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने डिसाइड कर भी लिया, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है 4, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विद्युत प्रकाशीय प्रभाव। समझ आई नहीं आई? क्लियर है? करेक्ट आंसर 6 का है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट इज द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ रॉकेट। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, रॉकेट के अंदर कौन सा प्रिंसिपल लगता है। क्लियर है? इसका करेक्ट आंसर बताना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगता है, बर्नौली थ्योरम लगती है, बर्नौली प्रिंसिपल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फैराडे लॉ। बताइए रॉकेट उड़ान में किसका इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट उड़ान, अरे सर रॉकेट उड़ान पूछ रहे हो, इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि रॉकेट उड़ान में हमने बता रखा है कब संवेग जब कांस्टेंट होता है, स्ट्रेंथ होता है, लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है किसके केस में, रॉकेट में। लीनियर मोमेंटम P = mv होता है कि नहीं होता है? होता है सर। वो लॉ न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन में आता है। कौन सा लॉ? सेकंड लॉ। बताऊंगा ये लॉ भी, टेंशन ना लेना। बताओ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टार। स्टार के बारे में बताने वाली साइंस का नाम क्या है? ओहो, बायोलॉजी हो नहीं सकता, केमिस्ट्री हो नहीं सकता, जियोलॉजी हो नहीं सकता। जियो का मतलब होता है अर्थ से, करेक्ट है एस्ट्रोनॉमी। चलिए सर, देखते ना बेटा लास्ट में कितने आंसर तुमने सही बताए। 9th में कहता है हु डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का सिद्धांत किसने दिया? बताइए। न्यूटन, ऑप्शन ए आपके पास स्क्रीन पर, न्यूटन, गैलीलियो। ओहो, ये तो वही गैलीलियो जिसने टेलीस्कोप की खोज करी थी, याद आ रहा ना? ठीक है, टाइको या केपलर। बताइए। 9th क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इनर्शिया के बारे में किसने बताया? न्यूटन, गैलीलियो, टाइको, केपलर। कुछ बच्चों ने बोला केपलर हो नहीं सकता, और भाई कमेंट्स जरूर किया करो। टाइको कमांडो, टाइको नहीं है, न्यूटन और गैलीलियो। आपको बता देता हूँ, जिन्होंने न्यूटन कहा है वो गलत जवाब है, क्योंकि इसका सही जवाब है गैलीलियो। इनर्शिया, जड़त्व जिसे कहते हैं, जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया? गैलीलियो ने दिया था। अगला, हु इन्वेंटेड वायरलेस टेलीग्राफी। वायरलेस टेलीग्राफी, अरे बिना तार के चलने वाले फ़ोनों का इस्तेमाल किसने किया? मैक्सवेल, हर्ट्ज, मार्कोनी या फैराडे। बताइए। मैक्सवेल, मार्कोनी, हर्ट्ज या फैराडे। और इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा मार्कोनी। मार्कोनी भाई, एक बात और बताऊं मार्कोनी के बारे में, मार्कोनी को थोड़ा सा कम सुनता था, और जिस बंदे को कम सुनता था उसने इतनी बढ़िया खोज कर दी। तुम तो बहुत बड़ी हस्ती हो, समझ गए ना? चलिए अगला बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इनका मिलान करिए, ए और बी के बीच में इनका मिलान करना है, और ये रहे आपके सामने ऑप्शन। ठीक है, बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 11 है ना? हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको बताना है और इनका मिलान करना है। ग्रेविटेशन फोर्स की कितनी है रिलेटिव स्ट्रेंथ? वीक फोर्स, कमजोर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं वो उन्हें बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल, या न्यूक्लियर नाभिकीय बल। किसका कितना है, किसकी वैल्यू कितनी है, मिलान करना है। और इसका करेक्ट आंसर हम बोलने जा रहे हैं 11th का है क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू है 1। ठीक है, सेकंड वीक फोर्स 10⁻25 होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 होते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻38 होती है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 फिर से आपको पूछा
कि इस साइंटिस्ट का किसके साथ संबंध है, मिलान करो। चलिए जी मिलान करते हैं। बताओ स्टीम इंजन किसने बनाया। भाई साहब अब ये मत कहना कि ना पता लगेगा। स्टीम इंजन का किस साइंटिफिक प्रिंसिपल से, सिद्धांत से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। फर्स्ट का, ओहो स्टीम इंजन, सर आपने बताया तो था भी थर्मोडायनेमिक। ओहो बहुत बेहतरीन। बताओ न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर बताओ बच्चे, बताओ न्यूक्लियर रिएक्टर। सेकंड का न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फिजन याद है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ऐसे न्यूक्लियर से रिलेटेड। बताओ कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर सर जी बहुत सिंपल बात है, डिजिटल लॉजिक पे बात करती है, 0 1 0 1 1 0 इसी पे बात करती है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक जनरेशन किस पे, इलेक्ट्रिक कैसे बनता है, करंट किससे बनता है, फैराडे लॉ। और ये करंट कौन सा है, ये करंट वो है जो मैग्नेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का संबंध रखता है, विद्युत चुंबक का। करेक्ट आंसर है इसका 2। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इनके सामने पेश किया जाए। अरे ये तो वो ही बता पाएगा जो हमारी क्लास लगातार रहता, फिर यूं ना कहना कि सर क्वेश्चन ना हुआ। क्वेश्चन तो तुमसे होंगे और करके दिखाओगे, क्योंकि कंटिन्यूटी बनानी है। चलिए फैराडे, बेटा बताओ फैराडे ने किसका बताया था। ओहो सर ये भी बड़ा सिंपल है। फैराडे ने बताया था EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, याद है ना, विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रेरण के बारे में बताया था। जबकि बाबा न्यूटन, बोलो 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 न्यूटन, क्या यूनिवर्स के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में, या फिर रिलेटिविटी, ना 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 सर ग्रेविटेशन के बारे में। बहुत बेहतरीन। आइंस्टाइन साहब ने क्या बोला था, यूनिवर्स के बारे में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बिल्कुल सही सवाल, सापेक्ष का सिद्धांत। अब सर ये हबल तो हमें पता ही नहीं था, नहीं पता था तो कौन सी बड़ी बात है, बच गया ऑप्शन, मिला दो, कोई बड़ी यानी दिक्कत, नो दिक्कत। और इसका करेक्ट आंसर हमारे अकॉर्डिंग बन रहा है ए, फास्ट। क्लियर है बच्चे। ये आपकी DPP नंबर 4 थी जो बच गई थी। और याद रखना DPP नंबर 11 से 15 तक ग्राफ के बारे में होगा। फिर से बता रहा हूँ, ग्राफ का डिस्कशन होगा। 11 से 13 कॉन्सेप्ट चलेगा, 14 और 15 में उसके क्वेश्चंस होंगे। ग्राफ जिंदगी भर के लिए ख़त्म कर देना, ठीक है जी। और ये आपके बच्चे हमने आंसर की भी दे रखी है आपकी सुविधा के लिए। अपने चैनल को नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट, इसे बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट, ये आपका खुद का अपना चैनल है, जिसका मतलब है रामबान। रामबान मतलब जो कहीं नहीं है वो इस फिजिक्स के इस चैनल पर मिलेगा। क्लियर है। कोई बच्चा CDS असिस्टेंट कमांडेंट, PCS स्टेट PCS, कोई भी बच्चा तैयारी कर सकता है, हर लेवल की होगी। टेलीग्राम, आजकल आपको बताऊं हरियाणा पुलिस हुआ और ये UP पुलिस हुआ, इनमें फ़िजिक्स ज़्यादा पूछी जा रही है बच्चे। उसके बाद फिजिक्स भाई जितेश पारा सर आप कर सकते हो, या द कोच के नाम से टेलीग्राम पे मैं जितनी भी है PDF भेजूँगा। और बच्चे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये आवश्यक सूचना है आपके लिए। नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट एक फ्री एजुकेशनल चैनल है, जिसका उद्देश्य ऐसे सभी लोगों तक पहुँचाना, हमारी सहायता, हमारा जो मकसद है वो ये है जिनके पास संसाधनों की कमी है, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, बस आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं घर वालों के लिए, अपने लिए, और उनको आगे बढ़ाने के लिए समाज में बहुत बेहतर ये प्लेटफॉर्म बनाया है नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट। मुझे सहयोग चाहिए आपका, जितना सहयोग आपका होगा उससे 4 गुना रिज़ल्ट यहाँ ज़बरदस्त होगा। क्लियर है। और मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा, बहुत बच्चे बैठते हैं मेरे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सफल हैं अपने अपने अलग अलग फील्ड में। मुझे खुशी उस दिन होगी जैसे हर बार हर बच्चा बोलता है कि सर आपके पढ़ाने से बहुत बेनिफिट हुआ। ये ऑनलाइन चैनल है, जब भी पढ़ोगे देखोगे पेपर में तो तुम्हें नोस्ट्रम ही याद आएगा। वाह नोस्ट्रम वाह, कर दिया कमाल। और अपना ख्याल रखना। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।